अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का ग्रामर पोर्शन शुरू करने लगे हैं। क्लास 9 और प्री 9 के स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताबें निकाल लें और अपनी अपनी किताबों का पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। ग्रामर की बुक पेज नंबर 69 और पेज नंबर 69 पर हमारा है लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 जो आपकी ग्रामर की बुक के पेज नंबर 69 पर है, इसमें हम पढ़ेंगे इट एंड देयर के इस्तेमाल के बारे में। हम पढ़ेंगे कि इट का वर्ड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और देयर का वर्ड किस तरीके से और कहाँ कहाँ आप लोग यूज करते हो। उसके लिए ब्रीफली मैंने पहले एक छोटा सा समराइज करके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों की यूजेज पहले ही से लिख करके आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूं। इट का वर्ड, द वर्ड इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की जगह जुमले के शुरू में आता है और इट इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किन किन हालतों में किया जाता है इसके बारे में आप लोग देखो। इट का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई वक्त बताया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इस वक्त 2 बज रहे हैं या अब 2 बजे हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज 2 o'clock नाउ। मैंने टाइम बताना था, मैंने स्टार्ट में लगाया इट का वर्ड, इट इज 2 o'clock नाउ। उसके अलावा जब भी आपने किसी खास किस्म के मौसम के बारे में बताना हो, वेदर कंडीशन को एक्सप्लेन करना हो, तो भी हम जुमले में इट का वर्ड ही इस्तेमाल किया करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इस वक्त बारिश हो रही है, तो मैं स्टार्ट में बोलूंगा इट और ट्रांसलेट कैसे करूंगा, इट इज रेनिंग एट दिस टाइम। इस वक्त बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग एट दिस टाइम। फिर मैं बोलता हूं इस वक्त तेज हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। मैंने हवा के चलने की बात की, गर्मी की बात करूंगा, सर्दी की बात करूंगा, उसके अलावा बारिश की बात करूंगा, किसी भी वेदर को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं स्टार्ट में लगाऊंगा इट का वर्ड। उसके अलावा तीसरी कंडीशन आती है जब आपने किसी बात पे स्ट्रेस करना हो, किसी बात पे जोर देना हो, तब आप इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये तो वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया, इट वॉज माई ब्रदर। मैंने जोर दिया इस बात पर कि वो मेरा ही भाई था, बात पे स्ट्रेस था, तो मैंने स्टार्ट में बोला इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज। फिर उसके अलावा हम इसे इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल जेंडर्स की सूरत में भी। जब जुमले में किसी ऐसे जेंडर का जिक्र आ जाए जिसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन ना हो, कहीं कुछ मेंशन ना किया गया हो कि जिस जेंडर का जिक्र किया जा रहा है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ऐसी सूरत में हम जुमले में इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं जंगल गया, वहां मैंने एक जानवर देखा, वो बहुत खौफनाक था। मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा, आई वेंट टू द जंगल, आई सॉ एन एनिमल ओवर देयर, इट लुक्ड वेरी डेंजरस या इट वॉज वेरी डेंजरस। यहाँ पर जानवर के लिए मैंने इट का वर्ड लगाया क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि जानवर नजर आया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो जानवर था वो मेल था या फीमेल था। यानी मुझे शेर नजर आया या शेरनी नजर आई, इस बारे में मैंने कहीं कुछ नहीं बताया। तो न्यूट्रल जेंडर होने की सूरत में आपने क्या यूज किया, आपने इट का वर्ड लगा दिया। उसके बाद लास्ट वन, नॉन लिविंग थिंग्स का जिक्र जहां भी आ जाए वहां पर भी आप इट का वर्ड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कुर्सी है, इट इज अ चेयर, ये एक बोर्ड है, इट इज अ बोर्ड, ये एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर। ठीक है, तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें हम इट का वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास जो वर्ड है वो है देयर का। देयर का वर्ड नॉर्मली इन सेंटेंसेस के अंदर जो आपकी बुक पर मौजूद है और ज्यादातर कंडीशन के अंदर भी हम किसी भी चीज की किसी जगह पर मौजूदगी या गैर मौजूदगी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इस कमरे में 10 तालिब इल्म मौजूद हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। मैंने स्टूडेंट्स की मौजूदगी का बताया कि बच्चे मौजूद हैं, तो मैंने स्टार्ट में लगा दिया देयर। इसी तरह अगर मैं बच्चों की गैर मौजूदगी का जिक्र करना चाहूंगा, उर्दू में मैं बोलता हूं उस कमरे में कोई तालिब इल्म नहीं है। यहां मैंने गैर मौजूदगी की बात की, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, देयर इज नो स्टूडेंट
इन दैट क्लास या इन दिस क्लास, ठीक है, इस कमरे में या उस कमरे में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं। तो हम थोड़ा सा दोबारा से समराइज करते हैं। इट का वर्ड मैंने कहां कहां यूज किया? इट मैंने इस्तेमाल किया जहां किसी वक्त का जिक्र आया जुमले में, जहां किसी मौसम को बयान किया, जहां मैंने किसी बात पर स्ट्रेस किया यानी कि जोर दिया, जहां पर न्यूट्रल जेंडर का जिक्र आया, या जहां पर किसी भी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र आया, मैंने इट का वर्ड लगाया। जबकि देयर का वर्ड मैं कहां लगाऊंगा? ऐसी जगह पर जहां पर जुमले में किसी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का जिक्र मौजूद होगा, वहां मैं स्टार्ट में इस्तेमाल करूंगा देयर का वर्ड। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 69 पे। हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन जुमलों के अंदर हमें मालूम होगा कि जुमले में इट का वर्ड आएगा या देयर का वर्ड आएगा। तो एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ये एक्सरसाइज जो कि इट एंड देयर की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर हाल में इस बात का ख्याल रखना है कि आपके हर सेंटेंस में इट या देयर में से कोई एक वर्ड या दोनों वर्ड्स जरूर आने चाहिए। अगर आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस हुआ जिसमें आपने या इट नहीं लगाया या देयर नहीं लगाया या दोनों में से कुछ भी नहीं लगाया, इट मीन्स कि आपकी ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 69। मैं उर्दू पढ़ूंगा और साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। सेंटेंस नंबर 1 में कहते हैं आज सख्त गर्मी है। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने फौरन जज कर लेना है कि गर्मी का जिक्र हो रहा है, मौसम की शिद्दत की बात की जा रही है। हमने अभी पढ़ा वेदर कंडीशन की सूरत में हम इस सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे? शुरू में इट का वर्ड लगा के, तो हम इंग्लिश करेंगे इसकी, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज सख्त गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। सेंटेंस नंबर 2, अब शाम हो गई है। सेंटेंस नंबर 2 के अंदर एक वक्त का जिक्र आ रहा है कि भाई अब शाम का वक्त हो चुका है, तो इसका मतलब टाइम की सूरत में हम इस सेंटेंस में भी क्या लगाएंगे? इट का वर्ड, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इट इज इवनिंग नाउ। अब शाम हो गई है। फिर सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, मेज पर कोई किताब नहीं है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो जुमले के अंदर किताब की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेज पर किताब नहीं है, यानी कि उसकी एब्सेंस का जिक्र किया जा रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? देयर का वर्ड। तो जुमले की ट्रांसलेशन होगी देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 इसके अंदर कहते हैं क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? यहाँ पर खेल के मैदान के अंदर खिलाड़ी की मौजूदगी के बारे में एक क्वेश्चन किया जा रहा है। ये सेंटेंस बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये एक सवालिया जुमला है। और याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सवालिया जुमला आएगा तो उस सेंटेंस के स्टार्ट में हम सब्जेक्ट के बजाय हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब यहाँ पे है का वर्ड आ रहा है विच मीन्स प्रेजेंट की बात है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले इज का वर्ड लगाएंगे। उसके बाद चूंकि मौजूदगी या गैर मौजूदगी का क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम इसके फौरन बाद क्या करेंगे? देयर का वर्ड लगा देंगे। यानी कैसे ट्रांसलेट होगा? क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड? क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? और सेंटेंस के एंड पे यकीनन आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंस सवालिया है यानी कि इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस नंबर 5, क्या इस तालाब में मछलियां नहीं हैं? सेंटेंस में दोबारा से क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पर भी मछलियों के होने या ना होने का ही सवाल किया गया। तो क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है, हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? क्या इस तालाब में मछलियां नहीं हैं? आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड? क्या इंग्लिश हुई? आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड। यहां पर हमने देयर का वर्ड जुमले में यूज कर लिया। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 6, पानी में बहुत से मेंढक थे। यहां पर फिर से मेंढकों की पानी में मौजूदगी का जिक्र आ गया।
तो जैसे ही हमने देखा एब्सेंस या प्रेजेंस है, हम क्या बोलेंगे, देयर का वर्ड लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वॉटर। सेंटेंस नंबर 7, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। यहां पर प्लेटफॉर्म एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, वहां पर मुसाफिरों की गैर मौजूदगी का जिक्र आ रहा है, एब्सेंस का जिक्र आ रहा है। दोबारा से वही बात, एब्सेंस या प्रेजेंस की सूरत में क्या लगाएंगे, देयर, और सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, देयर वॉज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म, फुल स्टॉप। फिर आ जाइए सेंटेंस नंबर 8 पर, खेत में कितने मवेशी थे। यहां पर सेंटेंस के अंदर आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि कितने मवेशी यानी कि कितने कैटल्स मौजूद थे या नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, खेत में कितने मवेशी थे, हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फील्ड। कैटल कहते हैं मवेशियों को, यानी कि भेड़ बकरी गाय वगैरह का जो लेवड़ होता है, इन तमाम भेड़ बकरों को हम मवेशियों में इंक्लूड करते हैं। और इनके लिए एक खास टर्म इंग्लिश में मौजूद है, CATTLE, कैटल। तो जुमले की ट्रांसलेशन, हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फील्ड, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क। नंबर 9 में कहते हैं टोकरी में कुछ सेब हैं। यहां पर टोकरी के अंदर सेबों की मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है। इस सेंटेंस में भी देयर आएगा। ट्रांसलेट कैसे होगा, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में कुछ सेब हैं, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। फिर देखिए नंबर 10, दरिया के किनारे 4 कश्तियां थी। यहां पर फिर दरिया के किनारे कश्तियों की मौजूदगी का जिक्र आ गया। ये अलग बात है कि यहाँ पर मौजूदगी का जिक्र पास्ट टेंस में दिया जा रहा है, क्योंकि जुमले के आखिर में थी का वर्ड आ रहा है। ट्रांसलेट कैसे करोगे आप लोग, देयर वर 4 बोट्स एट द बैंक ऑफ द रिवर। सेंटेंस नंबर 11, मकान में कोई ना था। इस सेंटेंस के अंदर आपके मकान के अंदर किसी शख्स की गैर मौजूदगी की बात की जा रही है, एब्सेंस की बात की जा रही है। तो यकीनन इस सेंटेंस में भी आप देयर का वर्ड लगाएंगे। कैसे ट्रांसलेट होगा, मकान में कोई ना था, देयर वॉज नोबडी इन द हाउस, फुल स्टॉप। फिर सेंटेंस नंबर 12 में कहते हैं संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। संदूक के अंदर कपड़ों की गैर मौजूदगी की बात की जा रही है। क्या ट्रांसलेशन होगी, यकीनन आपने अंदाजा लगा लिया होगा, देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द ट्रंक। संदूक के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे TRUNK, ट्रंक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं संदूक। देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द ट्रंक। उसके बाद सेंटेंस नंबर 13 में उर्दू में पूछते हैं छत पर कौन है। किसी शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को कंफर्म किया जा रहा है कि छत पर कौन है। आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, हु इज देयर ऑन द रूफ। हमने ये सेंटेंस हु के वर्ड से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सवालिया जुमला है। हु का वर्ड लगाया और हु के बाद हमने बोला हु इज देयर ऑन द रूफ, और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 14, क्या ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ने का मतलब होता है टू हेल, और यहाँ पे चूंकि कंटिन्यूअस टेंस में बात की जा रही है तो हम हेल के साथ ING भी लगा देंगे। और अगर आप गौर करो तो इस सेंटेंस के अंदर एक मौसमी कैफियत की बात की जा रही है, ओले पड़ने की बात की जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, क्या ओले पड़ रहे हैं, इज इट हेलिंग, और सेंटेंस के आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर लास्ट सेंटेंस देखिएगा, पिंजरे में शेर ना था। सेंटेंस के अंदर पिंजरे में शेर की गैर मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है। तो वंस अगेन वी सी कि यहाँ पर देयर का वर्ड इस्तेमाल होगा। पिंजरे में शेर ना था, देयर वॉज नो लायन इन द केज, देयर वॉज नो लायन इन द केज। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 थी जो हमने ग्रामर की बुक पे पूरी की। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ काफी हद तक समझ आ गई होगी। स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव से
सबको बताइएगा कि इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।